सो हेलो गाइस, मैं रितेश राज। मैंने एसएससी जेई 2024 में ऑल इंडिया रैंक 18 लाया है। एंड एसएससी जेई 2022 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 257 थी। उस टाइम पे जो पेपर होता था एसएससी का काफ़ी अलग होता था, जिसमें जो मेंस था, मेंस का जो पोर्शन रहता था वो सब्जेक्टिव रहता था उस समय पे। एंड प्रीलिम्स जो होता था वो ऑब्जेक्टिव रहता था। मेरे पास एक बच्चे का क्वेरी आया था कि बीएसएफ जेई का जो मेंस होता है वो भी सब्जेक्टिव रहता है सर, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, एंड कैसे आंसर को लिखे कम टाइम में, एंड क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है आंसर लिखते टाइम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा अपने मेंस का जो पेपर था। मैंने मेंस जो लिखा था 2022 में, वो वाला पेपर मैं आपसे शेयर करूंगा। इसमें मैं आपको अपने मार्क्स दिखाऊंगा एंड कैसे मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है वो भी बताऊंगा। एंड ये सिर्फ बीएसएफ जेई के मेंस के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा ये वीडियो। वो बच्चे जो आरपीएससी मेंस का तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो यूपी जितने भी मतलब एई जेई लेवल पे जितने भी मेंस के एग्जामिनेशन जहाँ पे सब्जेक्टिव होते हैं, आंसर राइटिंग वाले होते हैं, वहाँ पे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लेट्स कम टू द वीडियो गाइज। ये जो पीडीएफ है ये मेरी आंसर शीट है। एंड ये मैंने आरटीआई करके मंगवाया था एसएससी से। एंड जैसे ही रिजल्ट आया था 2022 का, मैंने आरटीआई डाला था। एंड आरटीआई में एक रूल रहता है कि 1 महीने के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। मुझे आरटीआई से एक कॉपी आ गई थी मेरी। सो ये रहा मेरा नाम, ये रहा मेरा नाम, यू कैन वेरीफाई सी इट, ये मैं ही हूँ। एंड उसके बाद फिर जो मेरे नंबर आए थे वो 253 थे मेंस में, जिसमें मैंने टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे मेंस में, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर करने थे। एंड ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि पाँच क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन किया, फिर 6 का 2 क्वेश्चन किया। ऐसे में आपका जो क्वेश्चन है वो इनवैलिड एक हो जाएगा। एंड आप जिस क्वेश्चन को आपने पहले अटेम्प्ट किया है उसको पहले कंसीडर कर लिया जाएगा। जो पेपर का मेरा जो मीडियम था वो इंग्लिश था, इंग्लिश में ही मैंने अटेम्प्ट किया था सारा पेपर, पूरा पेपर। एंड ये मेरे इन्विजिलेटर का साइन। लेट्स कम टू द पेपर। ये इंस्ट्रक्शंस था जो हम लोगों को पेपर में दिया गया था कि क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे 5 क्वेश्चन हैं, सारे इक्वल मार्क्स के हैं। एंड कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कहाँ पे क्या लिखना है, रोल नंबर वगैरह, कौन से मीडियम में आपको पेपर लिखना है, या इंग्लिश या हिंदी। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं अलाउड थे। ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है जो हर पे एग्ज़ाम में दिए जाते हैं कैंडिडेट्स को। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, 1 का ए। जो क्वेश्चन रहता है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये सब क्वेश्चन में बटा रहता है। जैसे 1 है तो 1 का ए बी सी डी, इस तरीके से क्वेश्चन में बटा रहता है। पहला जो क्वेश्चन था, पहले 1 ए, ये 15 नंबर का पूछा गया था। एंड ये जो था क्वेश्चन, ये टोस्टर रेटेड 2000 वाट 230 वोल्ट कनेक्टेड विथ 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय इट। ठीक है, तो ये रेटिंग दिया हुआ था। ज़रूरी नहीं है कि जो रेटिंग दिया हुआ है उसी वोल्टेज पे आप कनेक्ट करो, सप्लाई वोल्टेज कम ज़्यादा भी हो सकता है। सप्लाई वोल्टेज कम था, उस हिसाब से हमें क्या कैलकुलेट करना था, पावर कंज्यूम्ड। इस क्वेश्चन में मैंने शुरुआत किया स्केल से ड्रॉ करना। एग्ज़ाम में मैंने स्टार्ट किया स्केल से ड्रॉ करना, बट मुझे समझ में आया कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने फिर ट्राई किया कि फ्री हैंड से ड्रॉ करूँ। फ्री हैंड से ही मैं रजिस्टर और जो भी ये सर्कल है, यहाँ तक आप देख रहे होगे, ये मैंने स्केल से ड्रॉ किया था। मुझे समझ में आ गया था कि ये जो ऐसे अगर मैं बनाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो टाइम कंज्यूमिंग है। मैं फ्री हैंड से ही फास्टली फास्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगा था। लेट्स सी। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पहले तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। रेजिस्टेंस जो आया रेटिंग के हिसाब से वो 26 था। उसके बाद फिर मैंने पावर कंज्यूम किया, 220 वोल्ट पे कितना कंज्यूम करेगा वो। पावर मेरा इतना निकल कर आ रहा था। अब देख सकते हो कि पावर रेटिंग इसका जो है 2000 वाट है। अगर रेटेड वोल्टेज पर अगर आप काम करवाओगे मशीन को तो वो रेटेड पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन हम लोग रेटेड से कम पे कंज्यूम करवा रहे थे, ऑपरेट करवा रहे थे, इसलिए ये इतना वाट का पावर कंज्यूम किया था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन। ये आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में मुझे 2 पन्ने मिले थे खाली। देखो, ये एक पन्ना रहा एंड ये एक पन्ना।
सॉरी, मैं 3 पन्ने मुझे मिले थे, जिसमें से मैंने सिर्फ पहले ही पन्ने पे फिल किया है। एंड पहले पन्ने पे मैंने फिल किया एंड मुझे 15 में 15 मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पेज फिल करना है जैसे आप सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हो। आप टू द प्रिसाइज एक्यूरेट लिखो, आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। सो गाइज, ये रहा वन का बी। वन का ए मैंने आपको ऊपर में बताया, ये रहा वन का बी। इसमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड करना था। ये कॉम्बिनेशन में इंडक्टेंस दिए हुए थे और इसके सीरीज में ये दिया है। सो इस क्वेश्चन में भी जो भी गिवन कंडीशन था, सबसे पहले तो मैं एक फिगर बना लेता था अपने रेफरेंस के लिए, फिर जो भी गिवन रहता था उसे या तो कोशिश करता था उसी फिगर में दिखा दूँ, वो पॉसिबल नहीं होता था तो मैं साइड में लिख देता था। एंड उसके बाद फिर मैंने इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने के लिए जो भी फार्मूला था वो लगाया यहाँ पे। एंड अपने तरीके से इसे सॉल्व किया, शॉर्टली सॉल्व किया, ज़्यादा टाइम तो नहीं रहता एग्ज़ाम में। जो भी इंडक्टेंस आया, मेरा जो आंसर था वो आंसर को मैं बॉक्स में रख लेता था, क्योंकि एग्ज़ामिनर को पता चलना चाहिए कि क्या आंसर मैं लेकर आया हूँ। एंड फाइनल आंसर को भी मैंने बॉक्स पे किया। इस पे भी मुझे 15 में 15 मार्क्स मिले थे। एंड ये क्वेश्चन भी जो था वो 15 मार्क्स का ही था। तो आप लोग ट्राई किया करो कि जो भी क्वेश्चन रहता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि थियोरेटिकल में अगर आप लोग जाओगे तो थियोरेटिकल में नंबर पूरे के पूरे नहीं मिलते हैं, चांसेस रहता है कटेगा। एंड मेरा भी कटा था नंबर थियोरेटिकल वाले जो क्वेश्चन थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइज। ये क्वेश्चन जो था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस डीसी सप्लाई। आपको वोल्टेज फाइंड करना है और एनर्जी जो स्टोर कर रहा है वो फाइंड करना है। 7.5 का मतलब टोटल 15 नंबर के ये भी सवाल थे। सो मैंने एज यूजुअल जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, मैंने फिगर ड्रॉ किया, फिगर में जो भी गिवन है वो लिखा, साइड में भी मैंने गिवन लिख दिया था इसमें। एंड ये मैंने फ्री हैंड से ही ड्रॉ किया था, ये शायद ये वाला जो था ये स्केल से मैंने किया होगा। एंड उसके बाद फिर मैंने तुरंत वोल्टेज निकाला, जो आंसर आया उसको सर्कल में डाला। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन में सेकंड वाला पूछा था, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, फिर मैंने तुरंत ही जाकर एनर्जी भी निकाला। पहले तो वोल्टेज निकाल लिया दोनों का। उसके बाद एनर्जी के लिए जो फार्मूला लगता है 1/CB² वो फार्मूला लगाकर मैंने दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस का में जितना भी एनर्जी कंज्यूम हो रहा था या स्टोर हो रहा था वो मैंने निकाला यहाँ पे। अब इसके बाद देखो आप, मेरे 2 पन्ने में हो गए थे वो क्वेश्चन, तो तीसरा वाला जो पन्ना था वो मैंने खाली ही छोड़ा। अब उसके बाद फिर ये देखो डी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें A B C D 4 सब क्वेश्चन थे। तो ज़रूरी नहीं कि एक क्वेश्चन है तो वही 60 नंबर का पूछ लेगा। मेरे टोटल 4 क्वेश्चन थे एंड मैंने चारों को सॉल्व किया था एंड चारों में मुझे फुल मार्क्स मिले थे। ये क्वेश्चन जो था यहाँ पे थोड़ा कट गया है, ये भी 15 मार्क्स का ही था। एंड यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का। एंड यहाँ पे करंट फाइंड करना है इस सर्किट में, आसान सा क्वेश्चन है, नेटवर्क का बेसिक सा क्वेश्चन है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर्स के अक्रॉस। सो इसमें भी मैंने पहले तो ड्रॉ किया फिगर, अज्यूम किया कि करंट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। उसके बाद फिर मैंने केवीएल लगाया, केवीएल निकाल कर लगाकर मैंने पहले करंट फाइंड किया। यहाँ पे मुझे 7.5 नंबर मिल गए इस क्वेश्चन में। अब जो दूसरा वाला क्वेश्चन था, हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना, यहाँ पे मैंने पहले 10 वाले के अक्रॉस किया, लिख दिया स्टेटमेंट में। मुझे यहाँ पे ये सही टिक किया मैंने, मेरे एग्जामिनर सर ने। उसके बाद फिर इस जो जो आंसर आया था उसको मैंने बॉक्स में डाला। उसके बाद फिर सेकेंड रजिस्टर के अक्रॉस फाइंड किया वोल्टेज एंड फिर तीसरे का अक्रॉस किया। तीनों आंसर मेरे मैच किए एंड 7.5 मार्क्स मुझे मिले थे इसमें भी। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कट हो गया है क्योंकि वो कुछ एरर आ गया होगा फ़ोटो या स्कैनिंग करते वक्त। सो यहाँ ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में भी मैंने डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RL जो आपका मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा। सो ये बेसिक सा MPPT का क्वेश्चन है। ये इस RL को पहले हटा दो, उसके बाद फिर जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वो फाइंड करो एंड वही रेजिस्टेंस आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें मैंने पहले VTS फाइंड कर लिया, VTS फाइंड कर लिया मैंने। अच्छा ठीक है, मैंने VTS फाइंड कर लिया जो कि रिक्वायर्ड नहीं था। मैं ज़्यादा इसमें मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा सॉल्व कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने RTS फाइंड किया
एंड उसके बाद फिर मैंने स्टेटमेंट बनाकर लिखा भी, फॉर अब्जॉर्बिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम सर्किट, आर एल जो है वो आर एस के बराबर होना चाहिए, दैट इज़ आर एल जो है वो 5 ओम होना चाहिए। तो ये चीज़ पे मुझे 20 मार्क्स मिल गए थे, ये थोड़ा मिटा हुआ है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 का बी, ये भी 20 मार्क्स का था। एंड यहाँ पे डिटरमाइन द करंट इन 5 ओम रजिस्टर यूजिंग थेवेनिन थ्योरम फॉर द सर्किट गिवन बिलो। मतलब ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फाइंड करना है हमें थेवेनिन थ्योरम लगाकर। सो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक ही तरीका है, थेवेनिन थ्योरम के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने सर्किट को ओपन किया, यहाँ पे थेवेनिन लगाया, वीटीएच मैंने पहले फाइंड किया, वीटीएच 80 वोल्ट आ रहा था। एंड उसके बाद फिर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप सॉल्व करो तो आप एरर मत करो, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस हैं आपके नंबर कटने के, मैथमेटिकल एरर जो आप सॉल्यूशन में कर रहे हो वहाँ पे, तो बिल्कुल मत करो एंड रिलैक्स माइंड से एग्ज़ाम दो। मैंने दिया था तो मेरे ये सारे क्वेश्चन तो सही हो गए थे, ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे वो सही हो गए थे, लेकिन मैंने भी एक जगह पे मैथमेटिकल एरर कर दिया था जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है। तो वो आप लोग ट्राई करना उस चीज़ को नेगलेक्ट करने के लिए। फिर मैंने आरटीएच कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन में, एंड आरटीएच 5 ओम आया। फिर मैंने एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जो ऐसा बनता है, आप लोगों भी पढ़े होंगे नेटवर्क में। एंड उसके बाद मैंने करंट निकाला जो कि प्रॉपर थेवेनिन के तरीके से था, 20 के 20 मार्क्स मिले हैं मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे टिक किया एग्जामिनर ने, मतलब ये सही तरीका वीटीएच जो मैंने निकाला। फिर एग्जामिनर ने दूसरे जगह पे टिक किया है आरटीएच वाले की जगह पे, यहाँ पे भी सही है। फिर तीसरे जगह पे टिक किया, यानी कि स्टेप मार्किंग मुझे मिलता। अगर मैं वीटीएच आरटीएच निकाल देता तो मे भी हो सकता है मुझे 10 मार्क्स मिल जाते, एंड अगर आई नहीं निकालता तो कुछ नंबर मेरे कट जाते हैं, ठीक है। तो इस ग्रेस मार्क्स जो है या फिर स्टेप मार्क्स जो है वो आपको मिलता है इस एग्ज़ाम में। तो उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन था गाइज, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था एग्ज़ाम में। फिर मैंने क्या किया कि मतलब थोड़ा इधर उधर देखा दूसरे बच्चों को सॉल्व करते हुए, एंड मेरे बाजू में जो था वो सॉल्व कर रहा था, एंड मैंने फार्मूला नहीं देखा उसके कॉपी में। फिर मुझे अचानक से जो आंसर था, मतलब फार्मूला था, वो याद आया, एंड मैंने उस फार्मूला को लगाया। एंड वो फार्मूला जो था वो ये था, ये वाला फार्मूला मुझे याद आ गया अचानक से। मेरे उस टाइम मेरे दिमाग पे क्लिक नहीं कर रहा था। इस क्वेश्चन में म्यूचुअल इंडक्टेंस से सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन को भी मैंने अप्रोच किया, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था ये क्वेश्चन। सो इसमें भी मेरे 2 क्वेश्चन थे, तो एक में तो मेरे 10 में 10 आए, एंड दूसरे वाले में भी मेरे 10 में 10 आए, जो कि बेसिक सा क्वेश्चन था। एन फाई इक्वल टू एम आई। ये मुझे मेरे दिमाग में क्या क्लिक कर रहा था, एन फाई इक्वल टू एल आई, ठीक है। फिर बाद में मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस का याद आया, तो फिर मैंने वो ये वाला फार्मूला लगाया वहाँ पे। सो चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वहाँ पे मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी था, जो कि हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का था, जो कि 60 मार्क्स कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। सो मेरे वन एंड टू दोनों में मेरे 60 आए थे, यानी कि 120 नंबर मेरे सिक्योर हो गए थे। एंड जब मैं पेपर दे रहा था तो मैं ये कैलकुलेट कर लिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन में मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे। जो न्यूमेरिकल वाले थे उसमें तो फुल मिलते ही हैं। एंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सीटी और पीटी दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये मैंने पढ़ा नहीं था, ये टॉपिक रियली मैं बताऊं मैंने पढ़ा नहीं था एग्ज़ाम से पहले। बट मुझे जो बेसिक सा नॉलेज था, जितना सब सारे कैंडिडेट को रहता है उतना ही बेसिक सा नॉलेज लगाया। पहले तो पार्टीशन कर दिया दोनों के बीच में, इधर करंट लिख दिया, इधर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लिख दिया। अब मैं बोल दिया कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है जो करंट मेजर करने के लिए यूज होता है उसको सीटी बोलते हैं, जो वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज होता है उसे पीटी बोलते हैं। ये बेसिक सा डिफिनेशन है सीटी पीटी का। उसके बाद मुझे मेरे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा था कि सीटी जो होता है हमेशा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एंड पीटी जो होता है स्टेप डाउन होता है, बेसिक सा स्टेप्स है। उसके बाद फिर मेरे ध्यान में यह आया कि सेकेंडरी का जो सीटी का जो सेकेंडरी रहता है उसको कभी भी हम लोग ओपन नहीं छोड़ते हैं, और ये पीटी का हम लोग छोड़ सकते हैं, तो ये स्टेप भी मैंने लिख दिया।
उसके बाद फिर मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट नहीं आ रहा था, तो मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया, फिगर अच्छे से ड्रॉ किया कि कैसे कनेक्शन किया जाता है सीटी का। यहाँ पीटी का मैं ड्रॉ कर रहा था, तो पीटी में ये मैं स्टेप अप बना रहा था। सो इसको कट करके मैंने दोबारा नीचे में किया, बनाया फिगर पीटी का, कनेक्शन शो कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और मेरे दिमाग में आ गया था कि सीटी का जो लोड हो रहता है उसको बर्डन बोला जाता है। एंड उसके बाद फिर ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, नो पर्टिकुलर नेम इज़ गिवन टू द लोड। यहाँ पे मेरे जो ये क्वेश्चन था ये 10 मार्क्स का था, ठीक है। आप गौर करोगे मुझे इसमें से 6 मार्क्स मिले हैं, टोटल नहीं मिला, पूरा का पूरा नहीं मिलता है जितने भी थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप 2 पेज भर दोगे तो शायद आपको मिल सकता है, मैंने यहाँ पे एक ही पेज भरा था। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन यानी बी पार्ट जो है, ये न्यूमेरिकल था। ये जो न्यूमेरिकल है आपका मूविंग कॉइल, यानी कि ये मेज़रमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। ऊपर में आपने जितने भी क्वेश्चन देखे वो आपने नेटवर्क का देखा, मशीन का देखा, ठीक है। अब ये है मेज़रमेंट का क्वेश्चन। सो मेज़रमेंट का क्वेश्चन जो था इसमें सिंपल सा टॉर्क इक्वल टू बीना जो फॉर्मूला है वो मैंने लगाया, एंड जो भी ऊपर में गिवन था वो सारा मैंने लिखा पहले, क्या टर्न्स है, क्या विड्थ है, क्या डेप्थ है, मैग्नेटिक फील्ड, सारा मैंने लिखा। एंड उसके बाद फिर जो भी फार्मूला लिखा, फार्मूला में पुट कर दिया जो भी न्यूमेरिक वैल्यू थे। एंड कैलकुलेटर अलाउड रहता है मेंस में, मतलब रहता था जब सब्जेक्टिव होता था, तो मैंने कैलकुलेटर में पुट किया सारा वैल्यू, एंड ये मेरा टॉर्क का वैल्यू आया था। सो मैंने सीधा लिख दिया। उसके बाद फिर ये भी आप देखोगे ये मैंने सिर्फ एक पेज में सॉल्व किया है, इसमें मुझे 10 के 10 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सी, ये भी न्यूमेरिकल था। एंड मैं पहले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे को अटेम्प्ट करने से पहले 5 मिनट मिलता है पेपर देखने के लिए आपको टाइम। उस 5 मिनट में मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे स्किप करने हैं, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन रहता है जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो उस 5 मिनट का जो शुरुआत में टाइम मिलता है उसमें मैंने डिसाइड किया कि कौन से 5 मुझे सॉल्व करने हैं। सो लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। एंड इस वाले में इंडक्टिव रिएक्टेंस सप्लाई वोल्टेज फाइंड करना था, एंड इसको भी मैंने अच्छे से सॉल्व किया। बेसिक सा क्वेश्चन है, ये नेटवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग भी सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको सॉल्व करने में। एंड उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में मुझे देखो, ये ध्यान देना, यहाँ भी 10 मार्क्स मिले हैं, एंड यहाँ भी 10 मार्क्स, यानी कि टोटल 20 मार्क्स इस क्वेश्चन में मिले। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 का डी, ठीक है। यहाँ ये जो क्वेश्चन था, स्टार कनेक्टेड 50 हर्ट्ज सोर्स सप्लाई W वाट्स टू बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड विथ connected load of 4 plus J3 ohms, find the power supplied from the source when the same load is connected in delta। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था मुझे नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। मैंने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, पहले तो मैंने फिगर बनाया, क्या फिगर था। उसके बाद फिर मैंने W इक्वल टू 3 VPH IPH होता है cos फाई, ये लिखा। उसके बाद फिर W जो है स्टार में मैंने वो कैलकुलेट किया, तो जितने भी थे वोल्टेज तो इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस दिया हुआ था। तो वोल्टेज मैंने एज्यूम किया कि V है, एंड V मानकर मैंने पहले कैलकुलेट किया। ये मेरा इक्वेशन 1 बना, ठीक है। अब उसको, इसी लोड को मैंने डेल्टा में कनेक्ट किया, एंड सेम वोल्टेज भी अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। अब जो फॉर्मूला था 3 VPH IPH cos फाई, इसी को मैंने पुट किया, एंड डेल्टा में मैंने जो भी निकाला वो फाइंड किया। अब उसके बाद दोनों इक्वेशन जो मेरे, ये इक्वेशन 2 बना। अब दोनों जो इक्वेशन थे उसको मैंने कंपेयर किया, तो W स्टार डिवाइडेड बाई W डेल्टा, जो आंसर मेरा आया वो 1/3 था, ठीक है। इसको मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया नीचे जाकर कि व्हेन सेम लोड आर कनेक्टेड इन डेल्टा देन इट कंज्यूम 3 times द पावर व्हेन इट वाज कनेक्टेड इन स्टार। इस स्टेटमेंट को मैंने ऐसे लिख दिया, एंड ये जो एक रिलेशन था ये मैंने बॉक्स में डाल दिया। इसमें मुझे 20 में 20 मार्क्स मिले, ठीक है। उसके बाद का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से मशीन पूछना स्टार्ट कर दिए थे ये लोग अच्छे से, ठीक है। अब मशीन्स
जो यहाँ पे पूछे ये लोग, वो पहला डीसी शंट जनरेटर का न्यूमेरिकल, ये बेसिक सा न्यूमेरिकल मैं एग्ज़ाम से पहले सॉल्व कर रहा था, जितने भी न्यूमेरिकल थे डीसी मशीन के, ट्रांसफार्मर के, इंडक्शन के, सबके और सिंक्रोनस के, सारे के न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके गए थे गेट लेवल के। सो गेट के जितने भी पीवाईक्यू थे वो मैंने बना कर गए थे। सो ये क्वेश्चन मैं मुझसे इजीली बन गया था। एंड सबसे पहले डीसी का कोई भी क्वेश्चन रहे तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फिगर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, फिगर ड्रॉ किया, उसके बाद फिर ये तो वोल्टेज है आपका, ये पूरा फिगर जो है आप नेटवर्क थ्योरी अगर आपको आता है तो इजीली सॉल्व कर लोगे फिर ये। तो सिमिलरली मैंने इसका सॉल्यूशन जो था वो फाइंड किया एंड उसको मैंने सर्कल में डाला। ये दो क्वेश्चन था तो पहले में मुझे 10 मार्क्स मिले, एंड दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें भी मुझे 10 मार्क्स ही मिले, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, यहाँ पे नंबर नहीं काट सकता एग्जामिनर अगर आप सही आंसर लेकर आ रहे हो तो। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज़ ऑटो ट्रांसफार्मर। मैं ट्रांसफार्मर मतलब अच्छे से पढ़ के नहीं गया था। अच्छे से पढ़ के जाने का सेंस ये है मेरा कि मैंने थियोरेटिकली बहुत अच्छे से ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ा था, मुझे बस इसके फार्मूला याद थे। एंड जो भी मुझे फार्मूला याद थे वो मैं यहाँ पे कैसे लिखता वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बस बेसिक से स्टार्ट किया कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसफ़र करता है पावर को कंडक्टेंस इंडक्टेंस दोनों के थ्रू। ये मतलब फार्मूला में भी आप लोग पढ़े होंगे कि कंडक्टेंस से कितना पावर सप्लाई करता है एंड इंडक्टेंस से कितना पावर सप्लाई करता है। उसके बाद मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर का एक फिगर बनाया। उसके बाद फिर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टर्न रेशियो जो रहता है वो मैंने यहाँ पे डिनोट किया। उसके बाद फिर ये भी लिखा ऑटो ट्रांसफार्मर जो है उसका एप्लीकेशन, कि उसको स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है इंडक्शन मोटर के। उसके बाद फिर ऑटो ट्रांसफार्मर आर डिफरेंट, मतलब डिफरेंट टाइप के रहते हैं एंड डिफरेंट रहते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से। उसके बाद फिर जो डिफरेंस रहता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग रहता है वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में वो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो कॉपर को सेव करता है एज अ मटेरियल में। ऑटो ट्रांसफार्मर का बेटर वोल्टेज रेगुलेशन रहता है एंड कम कॉपर लॉस होता है, बेटर इफ़िशियंसी रहता है। जो भी मैंने पढ़ा था फार्मूला में, मुझे जो ये चीज़ याद था वो मैंने फिर यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखना शुरू किया कि केवीए जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से कैसे डिफरेंट रहता है। उसके बाद फिर जितने भी मुझे फार्मूला थे वो सारे मैंने एक एक करके यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने लिखा कन्वेंशनल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, पावर ट्रांसफर occur only by conduction but not in auto transformer, some part of winding are electrically connected, therefore some power are transfer electrical and some by induction। इस क्वेश्चन में मुझे टोटल 7 मार्क्स मिले थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन था, एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, सो पहले वाले में तो मुझे 3 मिले एंड ये टोटल क्वेश्चन जो था वो टोटल 10 मार्क्स का था। ठीक है, तो 5+5 करके दोनों में डिवीजन था, तो पहले वाले में तो मुझे 5 में से 3 ही मार्क्स मिले एंड जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था उसको मैंने एक्सप्लेन किया तो उसमें मुझे 4 मार्क्स मिले थे 5 में से। ठीक है, पूरा नहीं मिलता है थ्योरेटिकल वाले में, रेयरली अगर किसी को मिल गया तो फिर यार वो लक्की है एंड उसका जो राइटिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब जो अगला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने वो था व्हाट इज़ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लोड ऑन इट। अब वोल्टेज रेगुलेशन का सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, क्या फार्मूला है। उसके बाद फिर जो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का जो दूसरा फार्मूला है, बेसिक, ये तो बेसिक्स वाला था कि किसी को भी समझना वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है उसके लिए। अब ट्रांसफार्मर में जो फार्मूला यूज होता है वो मैंने लिखा है यहाँ पे। ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होता है। ठीक है, सो मतलब कैसे इस क्वेश्चन को लिखना है, तो मैंने सबसे पहले तो फार्मूला लिखा एंड फार्मूला लिखने के बाद फिर मैंने उस फार्मूला को एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि लैगिंग लोड पे वोल्टेज रिड्यूस होता है डायरेक्शन ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है लैगिंग लोड के लिए, लेकिन लीडिंग लोड के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। और उसके बाद फिर मैंने वोल्टेज रेगुलेशन ज़ीरो कब होता है ये कंडीशन को भी बताया कि हमेशा लीडिंग लोड पे ही होगा। फिर वोल्टेज रेगुलेशन का जो दूसरा फार्मूला है उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसी फार्मूला को अगर आप मॉडिफाई करोगे तो आगे जाकर ये फार्मूला बनता है। उसके बाद फिर इस फार्मूला का मैंने ग्राफ भी बनाया था
ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है इस फॉर्मूला का। एंड मैक्सिमम वी आर कब होता है ये भी मैंने बताया। जो भी मुझे वोल्टेज रेगुलेशन में न्यूमेरिकली मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था, सो न्यूमेरिकल ही मैं सारे में बताया हूँ, ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल कहीं भी मैंने नहीं बताया है। उसके बाद फिर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब ऑकर करता है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब ऑकर करता है, ये सारे का कंडीशन मैंने बताया। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो था ये टोटल 15 मार्क्स का था, ठीक है गाइज। इस क्वेश्चन में जो मुझे नंबर मिले हैं एग्जामिनर से वो 11 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था इसलिए फुल मार्क्स नहीं मिला। एंड मे बी वो कुछ ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मुझसे, मैंने वो उन चीज़ों को भी नहीं लिखा तो इसलिए मुझे नहीं मिला। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडक्शन मोटर का। ये इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो A B C D, ये इसमें 4 सब क्वेश्चन थे, सो ये डी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो इंडक्शन मोटर, तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया था वो 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर हैज़ रोटर स्टैंड स्टिल EMF पर फेज ऑफ 120 वोल्ट एंड मोटर इज़ रनिंग एट 1475 RPM। इस क्वेश्चन में आपको सिंपली स्लीप कैलकुलेट करना था। RPM दिया हुआ है एंड 4 पोल है तो आप इजीली NS निकाल सकते हो एंड इसका स्लीप इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। स्लीप का तो कोई झंझट ही नहीं है, ये मतलब सब कोई निकाल लेता। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड EMF, स्लीप अगर निकल गया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड EMF, तो ये इजी टास्क है, ठीक है, SF हो जाएगा, वो सिंपल फार्मूला है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ रोटर इंडक्टेंस EMF पर फेज, अब ये अगर आप स्टैंड स्टिल पे निकाल रहे हो देन आप लोग इजली ये चीज़ जो है बता सकते हो कि कितना पर फेज EMF आएगा। सो इस क्वेश्चन को मैंने इजली मतलब सॉल्व किया, NS पहले निकाला, NR निकाला, सो स्लीप मेरा फॉर्मूला से निकल गया एंड कैलकुलेटर में पुट कर दिया, सो सिंपली मुझे इसके 5 नंबर मिल गए। एंड ये 3 क्वेश्चन था एंड हर क्वेश्चन जो था वो 5 नंबर कंप्राइज कर रहा था, सो पहला तो मुझे 5 नंबर मिल गया। दूसरा जो था वो सिंपली SF जो फॉर्मूला था उसमें पुट किया एंड इसमें भी मुझे 5 नंबर मिल गए। फिर मैं आया तीसरे वाले पे एंड तीसरे वाले पे जो स्टैंड स्टिल कंडीशन पे था वो मैंने लगाया एंड रनिंग कंडीशन पे मुझे निकालना था, और यहाँ पे मैंने लगाया फॉर्मूला। यहाँ पे जो है मैंने शायद वो क्वेश्चन में डिमांड कर रहे होंगे कि ये अप टू 2 डेसिमल या 3 डेसिमल जो भी है, यहाँ पे मेरा कुछ एरर आया, यहाँ पे ये मेरे 1 नंबर काटे, यहाँ पे मुझे सिर्फ 4 ही नंबर मिला था। एंड उसके बाद फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये जो था क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन थे, ठीक है। अब डायोड में मुझे आता था फॉर्मूला जो उसका रहता है करंट का, वो मुझे आता था, लेकिन मैं कन्फ्यूजन में आ गया था कि AC रेजिस्टेंस एंड एट फॉरवर्ड DC करंट, ये इस पर क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एंड बल्क एंड रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ डायोड क्या होता है। सो मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। अब उसके बाद जो फिफ्थ का दूसरा क्वेश्चन था वो था ट्रांजिस्टर। ये फॉर्मूला मुझे आ रहा था लेकिन मैं डाउट में था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट नहीं किया, ट्रांजिस्टर वाले क्वेश्चन को। उसके बाद फिर जो तीसरा क्वेश्चन था फिफ्थ का वो था आपका कि इज़ इट पॉसिबल टू कंट्रोल अ सिंगल लैम्प बाय टू मैनी स्विचेस, इफ़ यस ड्रॉ द सर्किट एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। अब ये जो था ये सोचने वाला क्वेश्चन था, अगर मैं 10-15 मिनट टाइम दे देता तो ये इजीली मैं ड्रॉ कर लेता, लेकिन इतना टाइम मेरे पास नहीं था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने स्किप किया एंड क्वेश्चन नंबर 5 मैंने टोटली स्किप कर दिया था, ठीक है। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी है, व्हाट इज़ अर्थिंग, व्हाट इज़ एक्सप्लेन द नीड ऑफ अर्थिंग इंस्टॉलेशन, क्यों किया जाता है, ये थियोरेटिकल था। तो मैंने सोचा कि यार इसमें भी मुझे मतलब मानकर चलो ऊपर के जो 2 क्वेश्चन है उसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि फुल मार्क्स मिलेंगे, एंड ये वाला थियोरेटिकल है तो हो सकता है 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मुझे 10 या 10 से कम भी मिले, तो इसलिए भी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को टोटली स्किप किया था। मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पे आया एंड क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन नंबर 6 को मैं इजीली अटेम्प्ट कर लूँगा। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला नंबर, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये सिंक्रोनस मोटर का न्यूमेरिकल था, ठीक है। इसमें जो भी गिवन था मैंने सारा गिवन यहाँ पे लिखा एंड आप इस क्वेश्चन में देखो RA जो है मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस वो 0.2 ओम पर फेज दिया हुआ है एंड
मैंने यहाँ पे जो आर ए है वो 0.2 ही लिखा, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से लिखा था। एंड जो रिएक्टेंस है वो 2.2 दिया था, ठीक है। एंड रिएक्टेंस भी मैंने गिवन में 2.2 लिखा। एंड आते हैं आगे, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया ई एफ का, जो एक्साइटेशन का फार्मूला रहता है, ये अच्छे से मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद फिर जब मैं सॉल्व करने गया तो यहाँ पे जो भी गिवन था क्वेश्चन में वो पुट किया यहाँ पर। एंड फिर जो मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि 200 इंटू 2.2 है, ठीक है। एंड ऊपर में 200 इंटू 0.2 है। मैं जल्दबाजी में, इसका तो आंसर 40 ही होता, इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये 40 रहेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि करेक्ट है। लेकिन 200 इंटू 2.2 40 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये 44 होता, जो कि यहाँ पे मेरे गड़बड़ हो गए, ठीक है। यहाँ पे मेरा इसके वजह से 10 नंबर चला गया था। यहाँ पे देखो एग्जामिनर ने इसे सर्कल भी किया है। एंड ये जो मेरा आंसर है वो गलत आया है। एंड ये जो मैंने आंसर लिखा ये भी गलत है। एंड मेरे जो स्टेप्स थे एंड फार्मूला थे वो सही थे, तो उस पर मुझे 10 नंबर मिले हैं बस, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे टोटल 20 नंबर बनते मेरे, लेकिन जो सिल्ली सा मिस्टेक मैंने कर दिया जल्दबाजी के वजह से, इसके वजह से जो मेरे नंबर थे वो 10 नंबर कट गए यहाँ पे, ठीक है। सो ये मतलब ग्रेस मार्क्स के मुझे नंबर मिले थे बस यहाँ पे, स्टेप मार्क्स के। उसके बाद फिर जो सेकंड क्वेश्चन था, बकल्स रिले क्यों यूज करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। मुझे लगा कि 4-5 नंबर तो ये दे देंगे, तो मैंने सबसे पहले बकौल रिले का डायग्राम बनाया। उसके बाद फिर मैंने बकौल रिले को एक्सप्लेन किया कि कहाँ कनेक्टेड रहता है मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में। उसके बाद फिर किस लिए यूज करते हैं हम लोग इसको, और सिर्फ ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में यूज होता है, मरकरी स्विच यूज होता है। थ्योरी में मुझे ज़्यादा नहीं आता था, तो मैं मेरे पॉइंट में जितने भी, मेरे दिमाग में जितने भी पॉइंट क्लिक करते थे मैं वो लिख देता था। उसके बाद फिर गैस एक्चुएटेड रिले रहता है, जो भी मैंने मेरे दिमाग में आया था सारा लिख दिया था। मुझे इसमें 6 नंबर मिले थे टोटल 10 में से, और मैंने सिर्फ एक पेज ही भरा था। अगर मैं दूसरा पेज भी भरता तो हो सकता है 10 नंबर दे देते वो। उसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 का सी, व्हाट इज़ डी रेटिंग फैक्टर। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। एंड इससे पहले भी मेंस में क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ डी रेटिंग फैक्टर। एंड मैं एग्ज़ाम से पहले इस वाले टॉपिक को रिवाइज करना भूल गया, इस क्वेश्चन को ही देखना भूल गया। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन क्यों ही पूछेगा, हर बार थोड़ी पूछेगा। एंड मैं ये सोच के गया एग्ज़ाम देने, एंड मुझे ये सेम क्वेश्चन पूछ दिया एग्जामिनर ने। एंड मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था कि क्या है। सो मैंने बस अपने लैंग्वेज में बस थोड़ा सा इस वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। डी रेटिंग फैक्टर जो है उसका मतलब होता है डिक्रीजिंग द रेटिंग ऑफ केबल एज इट एजेस आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ यूज, ठीक है। ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि केबल को कब रिप्लेस करना है। बस इतना ही मुझे मेरे दिमाग में आया, एंड इतना ही मैंने लिखा। इस पे मुझे 1 नंबर मिल गया, ठीक है। एग्जामिनर का दिल बहुत बड़ा था, 1 नंबर उन्होंने दे दिया मुझे। एंड उसके बाद फिर मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन था वो 6 का डी, टैरिफ क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ, और उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने टैरिफ को एक्सप्लेन किया, क्या होता है टैरिफ। उसके बाद टैरिफ में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हमने सारा लिखा। जितने भी तरह के टैरिफ रहते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया, सिंपल, ब्लॉक, पीएफ, डोहर्टी, यानी 3 वे टैरिफ को डोहर्टी बोलते हैं। फिर सबको मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया। एंड ये जो क्वेश्चन था ये टोटल 20 मार्क्स का था, ठीक है। इसमें मैंने टैरिफ को एग्जाम्पल से नहीं रिलेट किया था। अगर एक एग्जाम्पल दे देता कि अगर कोई कंज्यूमर है, मान वो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता था। बस आपके सामने एक एग्जाम्पल पुट कर रहा हूँ कि अगर कोई कंज्यूमर है, वो 10 बल्ब और 5 पंखे यूज करता है, एंड वो उसका इतना बिल बनता है, तो टैरिफ कैसे कैलकुलेट करें, इस टाइप का एग्जाम्पल अगर दे देता तो हो सकता है मेरे जो 8 नंबर यहाँ पे बने हैं वो उसके जगह मेरे हो सकता है 15 या 20 बन सकते थे। लेकिन मेरे दिमाग में उस टाइम क्लिक नहीं किया, एंड टाइम की भी बहुत ज़्यादा पाबंदी थी, इसलिए मैंने इतना ही लिखा वहाँ पर। अब जो मेन पॉइंट है, मैं आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है एग्ज़ाम देते वक्त वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि अपना जो आंसर है उसको प्रिसाइज रखो,
एंड ज़्यादा आप इलेबरेट मत करो, मतलब जितना आपको आता है उतना ही लिखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। उसके बाद फिर सेकंड चीज़ जो है वो हर क्वेश्चन पे एक इक्वल टाइम दो। अगर उससे ज़्यादा टाइम अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो तुरंत स्किप करके अगले क्वेश्चन में जाओ। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप पैनिक मत करो एग्ज़ाम देते वक्त, जो भी टाइम मतलब मिल रहा है उतने ही टाइम सारे कैंडिडेट को मिल रहे हैं। सो आप पैनिक मत करो, अगर एग्ज़ाम आपका ख़राब गया है तो सारे कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम ख़राब जाएगा, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया तो सारे कैंडिडेट का अच्छा जाएगा। उसके बाद जो बहुत सारे बच्चों का कॉमन क्वेश्चन रहता है कि आपके एसएससी जेई 2022 में कितने नंबर बने थे। सो मेरे जो प्री में नंबर बने थे, मैं लिख देता हूँ, जो मेरे प्री के मार्क्स थे वो थे 126। मेंस के जो मेरे मार्क्स थे वो थे मेरे 253। ठीक है, ये अगर आप सम टोटल करोगे तो ये 9 हो गया, एंड उसके बाद फिर ये 7 हो गया, एंड ये 379 मेरे मार्क्स बने थे। CPWD जो था उस टाइम पे मुझे एक नंबर नहीं, 0.6 नंबर से मेरा ये चूक गया था CPWD। एंड उसके वजह से मुझे ये जो डिपार्टमेंट मिला था वो CWPRS मिला था। ठीक है, एंड CWPRS भी बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा CWPRS के वर्क प्रोफाइल जो रहता है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। एंड अगर आपका और कुछ भी डाउट है गाइस वीडियो देखने के बाद, सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। एंड ये जो PDF है, मैं अपना जो आंसर शीट है इसको मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रखा हूँ, एंड अपने अबाउट सेक्शन में मेरे चैनल के चले जाओगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी। एंड अगर आपको कुछ और बात करना है दैन यू कैन टॉक टू मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स आ रहे हैं एंड वो इम्प्रूव कर रहे हैं अपने टेस्ट में। सो वो मैसेजेस मैं उनके देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं इस बार। एंड बहुतों का तो मुझे लग रहा है कि इस बार प्रीलिम्स इजली निकलेगा। सो ऑल द बेस्ट आपका, आपकी तैयारी के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।